नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा का तृतीय राज्य अधिवेशन संपन्न। अधिवेशन में छाया रहा जातिगत जनगणना का मुद्दा। ओबीसी की उपेक्षा का सत्ता पक्ष पर लगाया आरोप। मोर्चा ने ईवीएम से चुनाव कराने का किया विरोध। कमलनाथ का संदेश लेकर बालाघाट पहुंचे सिंधी कल्याण समिति प्रदेशाध्यक्ष। एक दिवसीय प्रवास पर आकर समाज को दिया संदेश। सिंधी समाज के उत्थान के लिए कमलनाथ सरकार है वचनबद्ध। सिंधी समाज से कांग्रेस को वोट देने की अपील। सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के लिए नगरपालिका ने शुरू की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। मुनादी करवाकर अतिक्रमणकारियों को दी सूचना। अतिक्रमणकारियों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील। आज जारी किया नोटिस। कल से चलेगा अतिक्रमण पर बुलडोजर। बालाघाट वन संपदा से संपन्न जिला है और वनों के साथ साथ वनोपज भी यहाँ के ग्रामीणों की आय अर्जन का एक स्रोत है। इन दिनों वनांचल में तेंदुपत्ता तोड़ने का कार्य ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। तेंदुपत्ता तोड़ रही एक महिला पर अचानक ही जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बताएं कि चांगोटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुडरू में बैरियर के अचानक जंगली सुअर का झुंड आ गया। जहां अचानक जंगली सुअर का झुंड आ जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। यहां तेंदुपत्ता तोड़ रही एक महिला जंगली सुअर का शिकार हो गई। आपको बताएं कि घायल महिला चंद्रकली पति मायाराम कुतराहे, जो ग्राम गुडरू की निवासी है, सुबह 8 बजे करीब ग्राम के बैरियर के पास तेंदुपत्ता तोड़ने गई हुई थी। यहां अचानक ही जंगली सुअर का झुंड आ गया और मची भगदड़ में जंगली सुअर ने तेंदुपत्ता तोड़ रही महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा महिला को लामता के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है। 6 बजे तो ये घटना स्थल 7 बजे की है। पत्ता तोड़ रहे थे, अचानक वहाँ से डुक्कर आए, जंगली डुक्कर, उन्होंने हमला करके वो घायल होकर पत्थर में गिरे भी हैं। तो कमर में चोट आई। तो क्या झुंड आया था क्या जंगली सुअर का? हाँ, झुंड ही आया था, बहुत सारी थी, बड़ी बड़ी थी। तो वहाँ से वो भाग नहीं सकी, अचानक आ गई। तो कहाँ की घटना है, कहाँ पर क्या कर रहे थे? ये है घटना गुडरू की है। वहाँ पे पत्ता तोड़ने गए थे, के पास जंगल में बीच में। फिर उसके बाद कहाँ ले गए उनको लेकर पहले लाए तो लामता से उनको रिफर करे बालाघाट। अभी यहाँ उपचार चल रहा है? हाँ, यहाँ उपचार चल रहा है। रविवार 14 मई को एक दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश कांग्रेस सिंधी कल्याण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मेघानी बालाघाट पहुंचे। यहां उनके साथ यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आनंद पंजवानी भी पहुंचे थे। सिंधी समाज के लोगों ने सिंधी कल्याण समिति जिलाध्यक्ष मयूर मोटवानी के नेतृत्व में बालाघाट आए प्रदेशाध्यक्ष के आत्मीय अभिनंदन और उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि यहां उन्होंने सिंधी समाज के लोगों से चर्चा करते हुए अवगत कराया कि तत्कालीन 15 महीने के कांग्रेस शासनकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ ने सिंधी समाज के लिए क्या क्या उल्लेखनीय कार्य किए। इस दौरान प्रेस से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मेघानी ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार बनने के पूर्व कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र में कमलनाथ जी ने सिंधी समाज की समस्याओं को रखा था। वे सिंधी समाज की समस्या का निराकरण करने को लेकर गंभीर थे। उनके ही 15 महीने की सरकार के कार्यकाल में 70 साल पुराने किसानी मार्केट में सिंधी समाज के व्यापारियों को पट्टे दिए गए, जिन्होंने सिंधी समाज की समस्याओं को लेकर सिंधी समाज प्रकोष्ठ का गठन किया और उनको जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सिंधी समाज की समस्याओं को लेकर गंभीरता से लेने वाले कमलनाथ जी की सरकार को हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर हम सिंधी समाज के लिए उनके संदेश को लेकर पूरे प्रदेश में सिंधी समाज से रूबरू हो रही हैं। प्रदेश की कमलनाथ सरकार पहली सरकार थी जिन्होंने सिंधी कल्याण बोर्ड बनाया। वह सिंधी समाज के लोगों की नागरिकता, सिंधी शिक्षकों की नियुक्ति, सिंधी समाज के व्यापारियों के पट्टे, साहित्य एकेडमी को लेकर अभी भी गंभीर हैं और आगामी चुनाव में इस विषय को पुनः उन्होंने वचन पत्र में शामिल करने की बात कही है। हमें उम्मीद है कि प्रदेश की 50 सीटों पर 15 लाख सिंधी समाज के लोगों का प्रभाव है, जहां का सिंधी समाज अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए पुनः प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेगा और इस चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
देखिए, वो नागरिकता का मुद्दा उस पट्टे में है, उसमें वचन पत्र में है। हमारे पट्टों की समस्याओं को लेके है, सिंधी शिक्षकों की लेके है कि कोई भी सिंधी शिक्षक नहीं रहा। हमारी साहित्य अकेडमी के बजट को लेके उनकी व्यवस्था उसमें बातें हैं, और भी जो भी समस्याएं हैं। उन्होंने एक सिंधी बहुत बड़ा वो बनाने की बात की थी उस सिस्टम से, हाँ, कल्याण बोर्ड बनाने की बात की थी, वो भी वचन पत्र में। तो सारी बातों को लेके मैं इन लोगों से बातचीत करने आया हूँ और लोगों को बताने आया हूँ कि जो कमलनाथ की भावना है उनको आप समझें, और निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि लोग समझेंगे और इस बार एक बड़ी भूमिका होगी सिंधी समाज की। न सिर्फ वो खुद वोट देंगे, पर जो व्यापारी होने के नाते जो उनका प्रभाव है समाज में, जो उसका भी पूरा उपयोग करते हुए इस बार कांग्रेस सरकार बनाने में। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष आनंद पंजवानी ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंधी समाज के उत्थान और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सिंधी कल्याण बोर्ड बनाया। चूंकि कमलनाथ जी जानते थे कि समाज के लोगों की समस्याएं सीधी सरकार तक नहीं पहुंच सकती है, समाज की समस्याओं को कल्याण बोर्ड के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचाकर उसका निराकरण किया जा सकता है। समाज के प्रति कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मूल भावनाओं को समझकर लोगों तक पहुंचाने के लिए वह कमलनाथ जी का संदेश लेकर पहुंचे हैं। और कमलनाथ जी का संदेश है कि सारे जितने भी समाज हैं उनकी मूल भावना निकल के आनी चाहिए, उनकी समस्याएं जो उनका पीड़ा है ये बाहर आना चाहिए। इसलिए उन्होंने सिंधी कल्याण बोर्ड बनाया। इसके पहले किसी पार्टी ने नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया, क्योंकि कमलनाथ जी जानते हैं कि बातें जो हैं वो ऊपर तक आसानी से नहीं पहुंचती। तो एक समाज के माध्यम से उन्होंने कैसे इनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो पीड़ा है, चाहे वो पट्टे की बात हो, चाहे वो नागरिकता की बात हो, इन सभी बातों को लेकर कमलनाथ जी ने आदरणीय भाई साहब को यहाँ पर नियुक्त किया। और पूरे प्रदेश भर में हम घूम रहे हैं, पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, और हम सारे लोग मिलकर इस बार प्रतिबद्ध हैं कि कमलनाथ जी की सरकार हम लोग मध्य प्रदेश में बनाएंगे। एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस सिंधी कल्याण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मेघानी ने सिंधी कल्याण समिति मयूर मोटवानी के नेतृत्व में जिले के सामाजिक लोगों ने बालाघाट शहरी क्षेत्र के गुजरी बाजार और सरेखा में सिंधी समाज के व्यापारियों को पट्टे दिए जाने की मांग को वचन पत्र में शामिल किए जाने को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान अमर मंगलानी, सुरेश रंगलानी, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी, सिंधी कल्याण समिति अध्यक्ष मयूर मोटवानी, ठाकुरदास खानचंदानी, शैफाली बुधरानी, संजय लालवानी, चिमनलाल तेजवानी, सुमनमल छाबरिया, मनोहर इसरानी, दिनेश केसवानी, राम मोटवानी, श्यामलाल, दिनेश छाबड़ा, रवि दुबानी, राम सिंह भाटिया, डॉक्टर अमर बिसेन एवं मधु चौकसी सहित अन्य उपस्थित थे। एक और जहां आयोजक बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के परसवाड़ा आगमन को लेकर लगातार तैयारियों में जुटे हैं, वहीं अलग अलग संगठनों के द्वारा बागेश्वर महाराज का विरोध भी देखा जा रहा है। आदिवासी संगठन और कलार समाज संगठन पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन का विरोध करने की बात कह चुका है। वहीं अब पूर्व सांसद कंकर मुंजारे भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में उतर आए हैं। 17 मई को कंकर मुंजारे ने सर्व समाज की बैठक लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन का विरोध किए जाने की रणनीति बनाए जाने की बात कही। ये जानकारी उन्होंने अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से साझा की। गौरतलब हो कि 23 और 24 मई को परसवाड़ा के भादोकोटा में आयोजित पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वनवासी राम कथा का विरोध अब पूर्व सांसद कंकर मुंजारे द्वारा भी किया जा रहा है। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा पर्चे लिखे जाने की बात को अंधविश्वास और पाखंड करार देते हुए कहा कि ये शास्त्री के चमत्कार नहीं है, केवल कोरा पाखंड है, जिससे भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वे परसवाड़ा क्षेत्र में 17 मई बुधवार को सर्व समाज की बैठक लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन का विरोध करेंगे। तो खासतौर से परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अभी बहुत कटआउट लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि बागेश्वर धाम का सरकार यहाँ पे 23-24 मई को आ रहे हैं। उसकी बड़ी जोर शोर से तैयारी हो रही है और रामकिशोर कावरे उसका आयोजन कर रहे हैं, सरकार कर रही है। ये बहुत ही यहाँ का माहौल जो से जिले का माहौल दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने भी कुछ दिन पहले ही कलार समाज के
शस्त्र भाव भगवान जिसको मानते हैं उनके बारे में बहुत ही गंदी टिप्पणी की थी, जिसको हम बोलना भी पसंद नहीं करते हैं वापस इसको। फिर अभी आदिवासियों के लिए उन्होंने कर दिया कि भाई वनवासी राम कथा कराएंगे यहाँ पे। आदिवासी मतलब वनवासी नहीं है वो, लेकिन वोटों के सामने चुनाव है, वोटों की राजनीति करने के लिए वो वनवासी के नाम से कथा करा रहे हैं। परसवाड़ा के भादोकोटा गांव में, बिल्कुल परसवाड़ा से मुश्किल से 3 किलोमीटर पे है गांव, विकास खंड से। और वो वैसे भी वहाँ पे पेशा एक्ट लागू है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो दूसरे धर्म का प्रचार बगैर वहाँ की अनुमति से, उनकी सहमति से नहीं कर सकते हैं। और पूरे सरकारी पैसों से, सरकारी धन को खर्च करके पूरा अमला लगा हुआ, सरकारी कलेक्टर लगा हुआ है, एसपी लगा हुआ है, और संसाधन पूरे छोड़ दिए गए हैं। ये अंधविश्वास में जाके लोगों को धकेल रहे हैं। तो इसका हम जो है अभी 23-24 तारीख को आएंगे, तो हमारा भी आदिवासी भाइयों के साथ में, कलार समाज के साथ में हम मिलकर हम इसका विरोध करेंगे। और बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री है उसको आने नहीं देंगे। परसवाड़ा में नारा देंगे कि बागेश्वर धाम में जो धीरेन्द्र शास्त्री बोलेंगे वापस जाओ, घुसने की जरूरत नहीं यहाँ पर, ये पाखंड यहाँ पर मत फैलाओ। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने आयोजित प्रेस वार्ता में कर्नाटक में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है, जिसकी उन्हें खुशी है। कांग्रेस ने वहां काबिले तारीफ जीत हासिल की है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने भाजपा की ताबूत में कील ठोकने का काम किया है। भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए धर्म का सहारा लिया और हनुमान जी के नाम पर वोट मांगे, लेकिन हनुमान जी भी खराब लोगों का साथ नहीं देते हैं। जो अच्छा काम करेगा, नेक काम करेगा, उसका साथ हनुमान जी देते हैं। ये कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिला है। जो कांग्रेस ने जो अपना परचम लहराया है वो तारीफ के काबिल है। इससे भी समझो कि ये जो भाजपा की जो सरकार है उसकी ताबूत में एक खिल ठुक गई है। हनुमान जी जो है, देखिए कि हनुमान जी खराब लोगों के साथ नहीं रहते हैं, और ये कर्नाटक में दिखा दिया उन्होंने। हनुमान जी ने जो नेक काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो न्याय के खिलाफ लड़ते हैं, उनके साथ हनुमान जी है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जातिगत जनगणना की मांग एक बार फिर तेजी से उठ रही है। जहां प्रदेश सहित पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने, मूल निवासियों को उनके हक अधिकार देने, ईवीएम से चुनाव न कराने और पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिए जाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर रविवार को नगर के जयस्तंभ चौक स्थित माता सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के तृतीय राज्य अधिवेशन का आयोजन किया गया। आयोजित इस अधिवेशन में जहां प्रदेश सहित पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने, मूल निवासियों को उनके हक अधिकार दिलाने, ईवीएम से चुनाव न कराने और पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिए जाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की 366वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस तृतीय राज्य अधिवेशन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बारी बारी से अपनी बात कही। ओबीसी आरक्षण, जातिगत जनगणना, ईवीएम बैन सहित अन्य विषयों पर अपने विचार रखे। इस अधिवेशन में मोर्चा पदाधिकारियों ने सत्ता पक्ष पर पिछड़े वर्ग ओबीसी की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया और पिछड़ा वर्ग को उनके हक अधिकारों से वंचित रखने की तीखे शब्दों में आलोचना की। वक्ताओं ने ईवीएम से चुनाव कराने पर वोटों की चोरी होने का भी आरोप लगाते हुए आगामी चुनाव में ईवीएम से चुनाव ना कराने, ईवीएम मशीन को पूरे भारत में बैन कराने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव होने पर बालाघाट सहित पूरे प्रदेश के पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन को तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने ईवीएम मशीन तोड़े जाने की चेतावनी भी दी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी समाज का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और देश भर में ओबीसी समाज को जागृत करने का काम, संगठित करने का काम और संगठित करके सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश में ये राज्य स्तरीय अधिवेशन हो रहा है। और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? इसके बाद हमारा राज्य अधिवेशन होगा, जिले के अधिवेशन होंगे,
देश भर में ओबीसी की गिनती होनी चाहिए और संख्या के अनुपात में ओबीसी को उनका हक लेकर देश भर में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 30 अप्रैल को भारत बंद किया था हम लोगों ने और अभी बूथ लेवल तक इस संगठन को ले जाएंगे। आने वाले समय में इसको लेकर बड़ा आंदोलन। आयोजित अधिवेशन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बहुप्रतीक्षित सरेखा ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना जताई जा रही है और सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के लिए नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। बालाघाट वासियों को काफी लंबे अरसे से ओवरब्रिज का इंतजार रहा है ताकि रेलवे फाटक बंद रहने के चलते उन्हें लगने वाली लंबे जाम से निजात मिल सके और आवागमन सुचारू रूप से जारी रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में सरेखा ओवरब्रिज ने निर्माण कार्य की कवायद अब शुरू होने लगी है और नगरपालिका प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगरपालिका प्रशासन ने मुनादी करवाकर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए हैं और स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने की अपील की है, अन्यथा बुलडोजर से अतिक्रमण ढहाने की भी बात कही गई है। वर्ष 1977 से ओवरब्रिज निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रयास थे और इसे सफलता भी मिल चुकी है। शिवराज सिंह चौहान और वित्त विभाग ने 5 सितंबर को सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के लिए वित्तीय स्वीकृति दी, जिसके लिए भूमि पूजन भी हो गया। टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई। ये ROB 71 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, जो वाई शेप में होगा। 300 मीटर हनुमान चौक बैहर बाईपास और इतना ही नगरपालिका प्रवेश द्वार तक होगा। कुल 900 मीटर रेलवे के ऊपर भाग में मिलाकर बनाया जाना प्रस्तावित है। आपको बताएं कि सरेखा रेलवे और ब्रिज की स्वीकृति शासन द्वारा दी जा चुकी है, जिसका भूमि पूजन खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था, जहां संपूर्ण कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद अब नगर पालिका के अमले ने अतिक्रमण चिन्हित कर अतिक्रमण के दायरे में आने वाले दुकानदारों से अतिक्रमण हटाने की अपील की। जहां अतिक्रमण की मुनादी के बाद दुकानदार स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने में जुट गए हैं। इस कार्यवाही के संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी से जब चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि आज अतिक्रमणकारियों से स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने की अपील की गई है। जिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, वहां कल सुबह 11 बजे के बाद बुलडोजर चलाकर कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। सभी अतिक्रमणकारियों को कल शाम को हिदायत दी गई थी कि स्वयं से उसको हटा लें ताकि नगर पालिका और प्रशासन की कार्रवाई न करना। आज पुनः सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया था। आज पुनः उनको समझाइश दी जा रही है स्वयं से ये 3 साइड या जो भी छोटी मोटी दीवार है वो हटा दें, क्योंकि रेलवे ओवरब्रिज के रास्ते में चौड़ीकरण में ये काफ़ी लोग आ रहे हैं। करीब 100 के आसपास इस टाइप के 3 सेट आ रहे हैं और काफ़ी लोगों ने अपनी स्वयं से कोरोना से हटाना स्टार्ट कर दिया है और उनको 24 घंटे की मोहलत और दी जा रही है। कल 11 बजे तक जो लोग बचेंगे उनको नगर पालिका DCP के द्वारा हटा देंगे। सर, बीच में महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी मूर्ति भी आ रही है, तो क्या उसको भी हटाया जाएगा? हटाने की प्रोसेस शुरू की जाएगी, लेकिन वो संबंधित समाज और जनप्रतिनिधि सबको बैठ के सामान्य सुविधा के कहाँ इसको स्थापित किया जाए, क्योंकि ये ज्योतिबा फुले की जो मूर्ति है वो उस समाज के लोगों द्वारा शायद रखी गई है, नगर पालिका के द्वारा नहीं रखी गई। तो समाज के लोगों से बैठ के और जो भी समाज सेवी लोग हैं उनको बैठ के ये कहाँ स्थापित किया जाए उसके बाद ही तैयारी। अभी फिलहाल जो 4 हैंडपम्प आ रहे हैं और 3 सेट आ रहे हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जाए। सीमांकन कब तक के होगा जी के अतिक्रमण हटाने के लिए? जो सीमांकन होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। आप सिर्फ नोटिस दे रहे हैं उनको। एक्चुअली जो जितनी ज़मीन आ रही है उसका सीमांकन तो होना चाहिए पहले। ये मुझे टाइम मिल रहा है 10 दिन 12 दिन मुझे ज्वाइन के लिए। अब मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि कहाँ का अतिक्रमण है और सीमांकन करके कहाँ